दोस्तों, आज मैं अपने मिस्ट्री वर्ल्ड से लाया हूँ द ग्रेट पिरामिड। तो दोस्तों, आखिर ये पिरामिड्स होते क्या हैं? चौंकाने वाले ये अद्भुत स्ट्रक्चर्स जिनके बारे में बहुत सारे राज छुपे हुए हैं। तो इन राजों को जानने के लिए देखते रहिए ये वीडियो लास्ट तक। तो दोस्तों, आखिर इनका नाम पिरामिड्स क्यों है? क्योंकि ये पिरामिड शेप के हैं और ये ज्यादातर इजिप्ट में ही पाए जाते हैं। तो दोस्तों, ये पिरामिड क्यों बनाए गए थे? ये पिरामिड राजा और रानियों को दफनाने के लिए बनाए गए थे और ये 3000 BC में ओल्ड और मिडिल किंगडम में बने थे, ऐसा माना जाता है। इजिप्शियंस का ये मानना था कि मरने के बाद भी आत्मा की जिंदगी होती है और उसको उन्होंने नाम दिया का। और इन काहों के लिए उन्होंने इतने बड़े बड़े पिरामिड्स बनाए थे। पिरामिड्स 10 से 20 टन के भारी पत्थरों से बने हुए थे। इसके अंदर कई प्रकार के चैम्बर्स हैं जो ढलान वाले रास्तों से जुड़े हुए हैं। वैसे तो वर्ल्ड में बहुत सारे पिरामिड्स हैं, लेकिन इजिप्ट में 3 पिरामिड सबसे ज्यादा फेमस हैं। पिरामिड ऑफ गीजा जो सबसे बड़ा है और पुराना है, वो 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड में भी काउंट हुआ जाता है। इसे कुफू का पिरामिड भी कहा जाता है। इजिप्ट के 4th डायनेस्टी के राजा कुफू ने अपनी कब्र के लिए बनाया था। गीजा का दूसरा पिरामिड खुफू के बेटे खाफरू ने अपने कब्र के लिए बनाया था, तो इसलिए उसे कहा जाता है खाफरू का पिरामिड। खाफरू के पिरामिड के सामने एक स्टैचू बना हुआ है। उसका मुंह बिल्कुल इंसानों जैसा है और बॉडी लायन जैसी है। ये अपने आप में ही एक मिस्टीरियस बात है। तो अब बारी आती है गीजा के तीसरे और सबसे छोटे पिरामिड की, जिसे पिरामिड ऑफ मेनकायर कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि मेनकायर खाफरू का उत्तराधिकारी था। गीजा का ये पिरामिड 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड में आता है और ये इतना पुराना है और इतना पुराना होने के बावजूद इसका आकार वैसा का वैसा ही है। इन पिरामिड्स की ऊंचाई 481 फीट की है और सबसे मिस्टीरियस बात ये है कि इतनी ऊंचाई तक पत्थर कैसे पहुंचाए गए बिना टेक्नोलॉजी के, ये साइंटिस्ट के अभी तक बात समझ में नहीं आई है। 12th सेंचुरी के लास्ट में एक राजा अल अलीस ने इस पिरामिड को तोड़ने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाए क्योंकि उसको तोड़ना बहुत महंगा पड़ रहा था, इसलिए वो मिशन में कामयाब नहीं हो पाया। गीजा के पिरामिड्स में बाहर कितनी भी गर्मी हो, लेकिन उसके अंदर का टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस ही रहता है। इसको बनाने के लिए 50 लाख टन लाइमस्टोन, 20,000 टन ग्रेनाइट और 50,000 टन मोटर का इस्तेमाल किया गया था। इन चीजों को 50 किलोमीटर से भी दूर से लाया गया था। आर्कियोलॉजिस्ट को अभी भी समझ में नहीं आया है कि इतनी दूर से उस सदी में इन भारी भरकम पत्थरों को कैसे लाया गया था और उसे कैसे काटा गया था। उस सदी में तो लोहे का भी निर्माण नहीं हुआ था। अगली हैरान करने वाली बात यह है, जब रात में इन पिरामिड्स को देखा जाता है, ये 3 तारों के साथ परफेक्टली अलाइंड होते हैं। साइंटिस्ट का ऐसा मानना है कि ये ओरियन गैलेक्सी के स्टार्स हैं और उन्हीं में से एक स्टार में से एलियन आए होंगे और उसको पिरामिड्स को बनाने में मदद की होगी।
क्योंकि इतने भारी पत्थरों को बिना टेक्नोलॉजी के इतनी ऊंचाई तक पहुंचाना बहुत मुश्किल काम है। इवन आज के समय में भी टेक्नोलॉजी के बावजूद इतनी भारी चीज बनाना बहुत मुश्किल है। पिरामिड्स की बात सुन के आपके दिमाग में क्या आता है दोस्तों? मम्मीज आती है ना दोस्तों। पर हैरानी की बात तो यही है कि किसी भी पिरामिड में से कोई भी मम्मी निकली ही नहीं है। तो सोचने की ये बात है कि कहाँ गई मम्मी। आज तक आर्कियोलॉजिस्ट भी ये नहीं पता लगा पाए कि वहाँ पर मम्मी थी भी या फिर नहीं। ज्यादातर हमें यही पता है कि इसकी 4 साइड्स होती हैं, पर रियलिटी में इनकी 8 साइड्स होती हैं। 1940 में ब्रिटिश पायलट ने इसकी ऊपर से तस्वीर ली, तब पता चला इसकी 8 साइड्स हैं जो 2-2 पार्ट्स में डिवाइड होती हैं। तो आगे हैरानी की बात ये है कि ये तब दिखाई देती हैं जब बसंत ऋतु और सर्द ऋतु का सूर्य अस्त होता है। इसका मतलब इजिप्शियंस मॉडर्न मैथ्स और क्या सूर्य चक्र भी जानते थे। ये बहुत चौंकाने वाली बात है। ये सब उस समय में इन्हें सिखाया किसने? ये बहुत चौंकाने वाली बात है। क्या आप जानते हैं पिरामिड्स पूरे दुनिया में एक ही जैसे बने हुए हैं, जो कि इटली, चाइना, साउथ अमेरिका, इंडोनेशिया में भी हैं। इससे पता चलता है कि उस जमाने के ह्यूमंस एक जैसी ही सोच रखते थे, जिसे कहा जाता है ग्लोबल कलेक्टिवनेस, जो कि ज्यादातर एनिमल्स में पाया जाता है। उस जमाने में कोई भी कम्युनिकेशन नहीं था, जैसे कि आजकल के जमाने में इंटरनेट, टेलीफोन और ट्रांसपोर्ट है। यह अपने आप में बहुत बड़ी मिस्ट्री है। तो ये टॉपिक वाकई में ही बहुत कंफ्यूजिंग है। जब मैंने इसके बारे में पढ़ा तो मुझे लगा कि उस जमाने के लोग हमसे ज़्यादा एडवांस थे और आर्कियोलॉजिस्ट अभी तक इस चक्रव्यूह में फंसे हुए हैं। तो दोस्तों, मेरा तो एक्सपीरियंस ये रहा, तो मैंने इसके बारे में जितना भी पढ़ा तो उतना ही मैं इसकी गहराई में डूबता चला गया। आज तक का ये सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इसके बारे में तो पढ़कर मन कर रहा है कि इजिप्ट चला जाऊं और बहुत सारी जानकारी लूं। आई एम श्योर दोस्तों आपको भी ये टॉपिक इंटरेस्टिंग लगा होगा। ऐसे ही मजेदार मिस्ट्री एंड फैक्ट्स के लिए देखते रहिए मेरा चैनल बार बार हर बार।